वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो को आगे बढ़ाते हैं। और सेबी की बोर्ड बैठक थी और उस बैठक में कई सारे फैसले लिए गए हैं निवेशकों के लिए और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। लेकिन अहम बात जो कि आपके और हमारे काम की है और मतलब की है सबसे ज़्यादा, वो है इन्फ्लुएंसर्स पर। सेबी ने एक बार फिर से अपने कुछ नियम जारी कर दिए हैं, कुछ निर्णय लिए हैं और कैसे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, इनफैक्ट अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, फर्जी इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कैसे लोगों को नुकसान हो रहा है, इसका सेबी लगातार संज्ञान लेता रहा है। लेकिन अब अपने कदमों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ नए नियम यहाँ पर उन्होंने जारी किए हैं। उन नियमों को समझते हैं और सेबी बोर्ड बैठक में से क्या क्या और निकल कर आया है आपके और हमारे काम का, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस पेशकश में समय निकाला आपने। और चलिए, सेबी बोर्ड बैठक में अगर हम देखें तो आउटकम में बहुत सारे ऐसे बातें निकली हैं जिस पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को असर हो सकता है, निवेशकों का असर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मुझे इन्फ्लुएंसर्स के मुद्दे पर बात करनी, क्योंकि ये मामला काफ़ी गर्म है और सभी लगातार अपनी बोर्ड बैठक हो या और भी किसी भी तरह की अपीयरेंस हो, हमेशा इस पर चिंता जताया है कि लोगों को किस तरह से गलत सलाह की वजह से, गलत स्ट्रैटेजीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है। और अब बैठक में जो नियम जारी किए गए हैं वो एक बार फिर से इस पूरे इन्फ्लुएंसर का जो नया मार्केट हम कह सकते हैं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उभरती हुई एक कैटेगरी दिखाई दे रही है, उस पर थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाए हैं। उसको कसने में, रेगुलेट तो खैर नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐसा तबका है इन्फ्लुएंसर्स का, लेकिन कुछ कड़ाई बरती गई है। वो क्या है? फिन्फ्लुएंसर पे पाबंदी नहीं लगी है। फिन्फ्लुएंसर पे पाबंदी लगाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि कोई भी आदमी, जिस तरह से हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है और जिस तरह से ये नया मीडिया हर एक आदमी को एक पब्लिशर बना देता है। सेबी का जो नियम है वो केवल ये कहता है कि कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी मतलब कोई आरआईए, कोई ब्रोकर, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई भी एंटिटी जो कि सेबी से लाइसेंस लेकर के अपना कारोबार करती है, वो किसी भी इन्फ्लुएंसर की सेवा नहीं ले सकते। और खासकर वो सेवा जिसमें कि कोई रिकमेंडेशन हो या किसी भी तरह का प्राइस टारगेट हो। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जो कि कोई एजुकेशनल काम करता है तो उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है। अगर कोई एजुकेशनल काम कर रहा है, लोगों को बताता है कि म्यूचुअल फंड में कैसे लगाना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं, या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का फायदा क्या है, तो वो बिल्कुल कर सकता है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर अगर किसी भी चीज को रेकमेंड करता है जो कि उस कंपनी, जिसका फायदा उस कंपनी को मिल सकता है, तो उस पे पाबंदी है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हर तरह का यहाँ पे जिनको इनसे फायदा होता है और अगर वो थोड़ा कानून में थोड़ा कम भरोसा रखते हैं, तो वो वो ग्रे एरियाज ढूंढेंगे कि आपको पढ़ाई के पैसे दे रहे हैं और आप दिखेगा ऐसे कि दिखाया जाएगा, तो अब से भी को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि लोगों को मिसलीड ना किया जाए, लोगों को गलत जानकारी ना दी जाए, अन अन रेगुलेटेड लोग या अनट्रेन्ड लोग या अनएजुकेटेड लोग किसी भी तरह से और किसी तरह का रैकेटियरिंग कर रहे हैं। अगर कुछ लोग केवल बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए, अगर और जिनका की बड़ा फॉलोइंग है, वो अगर कोई रिकमेंडेशन देते हैं और प्राइस टारगेट के साथ, जिसमें कि जिसके झांसे में लोग आ जाते हैं और उन्हें नुकसान होता है, तो उन्हें बचाना सभी की जिम्मेवारी है। तो इसमें मुझे लगता है कि चौकन्ना रहना पड़ेगा। और एक चीज जो गैर कानूनी तौर पे बहुत बड़े स्केल पे होता है कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे लोग पैसा दे देते हैं और यहाँ पे अनरेगुलेटेड लोगों को अनरेगुलेटेड एडवाइस मिल रहा है अनरेगुलेटेड लोगों से, जिसका कि कोई सैंक्टिटी नहीं है, और यहाँ पे आम तौर पे लोगों को बड़ा नुकसान होता है। सेबी के पास जो अधिकतर कंप्लेन आता है वो उन लोगों के बारे में नहीं आता है जो रेगुलेटेड आरआईएस हैं, जो एडवाइस देते हैं। उन लोगों के बारे में आता है जो कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड है, ना किसी से रजिस्टर्ड है, और लोगों को एडवाइस देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, और लोगों का कई कई बार वो उनका डीमैट अकाउंट भी हाईजैक कर लेते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, और वहां पे उन्हें अक्सर भारी नुकसान हो जाता है। और
सेबी उसमें बहुत एक्टिव तरीके से लोगों को बचा पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। धीरेन्द्र सर, तो हम ये कह सकते हैं कि सेबी रेगुलेटेड एंटिटी रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर? नहीं, रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब रजिस्टर्ड एंटिटीज की ही रेगुलेटेड बात कर रहे हैं, तो एंटिटीज, आ रहा है कि क्योंकि जी सेबी का अख्तियार केवल रेगुलेटेड एंटिटीज पे है, और रेगुलेटेड बिल्कुल। एंटिटीज दूसरे का सर्विसेज एंगेज करती हैं। वो अगर सर्विसेज एंगेज नहीं करें तो उनके लिए काम करना मुश्किल होगा। अब सभी तो यहाँ पे अपनी ओर से कदम उठा रहा है, और मेरे ख्याल से जैसा कि आपने भी बहुत कहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ज़रूरी है कि निजी तौर पर आप अपनी जागरूकता भी बढ़ाएं। अब हम कैसे ये समझें, अगर क्योंकि सोशल मीडिया तो एक ऐसा ज़रिया है धीरेन्द्र सर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो एक निवेशक है वो तो मेरे ख्याल से सेबी रेगुलेटेड एंटिटी को भी देखता होगा, उनकी सलाह भी मानता होगा, इन्फ्लुएंसर्स को भी देखता होगा, आपको और हमें भी देखता होगा। लेकिन अब वो कैसे ये तय करे, अगर उसे किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना ही, एक तो या तो ये बात हो जाए कि आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो ही नहीं बिल्कुल, यहाँ पे आपको घाटा ही होगा, या तो ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा भी है नहीं। तो अब कैसे हम तय करें कि हम जिस इन्फ्लुएंसर को मान लीजिए फॉलो कर लेते हैं, किसी कंटेंट क्रिएटर को मान लीजिए फॉलो कर लेते हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट के दायरे के बाहर जाकर भी आपको कोई स्ट्रैटेजीज दे रहा है, लेकिन वो सही है नहीं है, अगर ये जागरूकता हमें अपने अंदर लानी हो तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, क्या हमारा होमवर्क होगा सर? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डिस्क्लोजर का रिजीम केवल करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी पाबंदी काम करती है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि रिकमेंडेशन दे रहा है, कोई प्राइस टारगेट दे रहा है, और लोग उसको पैसे दे देते हैं, और ये अगर गैर कानूनी भी है, तो भी लोग इसको कंडक्ट करेंगे और लोगों का नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि लोगों का नुकसान होने देना चाहिए, क्योंकि अ, और एक एक बार नुकसान हो जाए, और जितनी जल्दी हो जाए, जितने कम पैसे से आपका नुकसान हो जाए और आप सबक ले लें, उतना उतना बढ़िया है। इसके बजाय कि आप इसमें आप फंसे, बहुत दिनों तक आपको फायदा होता रहे, और उसके बाद जब आपकी रकम बड़ी हो जाए, आपका स्टेक बड़ा हो जाए, और उसके बाद जब आपका पैसा डूब जाए तो आपको बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता है कि छोटे स्केल पे लोगों को ये सब कुछ ट्राई करना चाहिए, और इन्हें रेगुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल है। सभी की ये कोशिश है, लेकिन अगर आपके पास व्हाट्सएप है और टेलीग्राम का कोई चैनल है जो जहाँ पे आप बड़ी आसानी से सब्सक्राइब कर लेते हो, और वहाँ पे आपको 4-5 रिकमेंडेशन आता है, और कोई आदमी सुबह सज-धज करके आपको बता रहा है कि ऐसा करना चाहिए, ये कोई स्ट्रैटेजी है, वो कोई स्ट्रैटेजी है, आपको कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप अपने शुरुआती करियर में आप सीख लें, और नुकसान करके आप सीख पाते हैं, क्योंकि पैसे के मामले में एक चीज़ कहा जाता है कि आप दूसरों की गलती से नहीं सीखते, आपको अपना पैसा डुबाना पड़ता है। तो लोग जल्दी से जल्दी डुबाएँ जब आपके पास कम पैसे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर गुमराह करने वाले और किसी भी तरह के बेबुनियादी दावे देने वाले लोगों से आपको थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अंत में जी हाँ। आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, और उसे आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सलाह ले रहे हैं, बहुत जानना ज़रूरी है कि वो आदमी उस काबिल है या नहीं है। लेकिन इसके अलावा धीरेन्द्र सर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सेबी बोर्ड बैठक में और भी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए जो फैसले निकल कर आए हैं, जो उनके लिए काम के हैं, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। खासतौर से एफएनओ की अगर हम बात करें तो इसको लेकर काफ़ी बार रेगुलेटर ने, आरबीआई ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। सेबी चेयरपर्सन ने तो ये तक कहा है कि हाउस होल्ड सेविंग्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है एफएनओ में ट्रेडिंग में भी जा रहा है, उस पर भी उन्होंने चिंता जताई है। अब एंट्री और एग्जिट नियमों को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा आसान भाषा में समझाइएगा सर, इसका मतलब क्या होगा? नहीं, मैंने इसको बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका जो स्पिरिट जी है, जो इस रेगुलेशंस का, अगर आप इसका क्रम देखें कि किस तरह जी। से ये हुआ है। पहले सेबी ने एक अध्ययन किया जिसमें पता चला कि 90% लोगों को एफएनओ में नुकसान होता है। उसके बाद जिस तरह के डेरिवेटिव सर्कुलेशन में है, जिस तरह के डेरिवेटिव्स में लोग ट्रेड करते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज इसको आसानी से बना पाता है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, उन पे बड़ी पाबंदी लगने वाली है।
और वहाँ पे मुझे लगता है कि जो बड़ी आसानी से आप एक बहुत बड़ा लिवरेज पोज़ीशन खड़ा कर पाते थे, वो अगर उपलब्ध ही नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जो अभी तक अपना पैसा डुबाते थे एफ-एंड-ओ में और ये इस अध्ययन करके पब्लिक होने के बावजूद कि 90% लोगों को नुकसान होता है, वो बल्कि वो कारगर नहीं साबित हुआ। उस हुआ क्या कि जब सेबी के अध्ययन से ये पता चला और उसका बड़ा वाइड पब्लिसिटी हुआ कि 90% लोगों को नुकसान होता है, तो वो अपने आप में एक सेलिंग पॉइंट बन गया। लोगों को ये बताया जाने लग गया कि आपको 90% लोगों में थोड़ी ही होना है, आपको तो उस 10% लोगों में होना है, हमारे पास आइए। आप उस वजह से आप उस 10% में होंगे जिसका पैसा नहीं डूबता है। और अ, वो नत और ऐसा तो अधिकतर लोगों के साथ हो पाना संभव नहीं है। और ये जो डेरिवेटिव्स का जो कारोबार है, इसमें लोगों को आमतौर पर नुकसान इसलिए होता है क्योंकि एक ज़ीरो सम गेम है और यहाँ पे एक तो इसकी समझ और दूसरा इसके लिए टेम्परामेंट, इन दोनों की बड़ी कमी है क्योंकि इसमें आम तौर पे एक नया निवेशक खिंचा चला आता है और कम पैसा लगा के एक बहुत बड़ी रकम में वो स्पेकुलेट कर पाता है। भारत में किसी भी तरह का स्पेकुलेशन और किसी भी तरह का बेटिंग, किसी भी तरह का स्पेकुलेशन चूँकि इल्लीगल है, ये एक अकेला ज़रिया बच जाता है जिसमें लोग बड़ी आसानी से और काफ़ी लेजिटिमेट तरीके से, बल्कि इसमें आपको थोड़ा क्रेडेंशियल भी मिल जाता है कि आप कर रहे हैं स्पेकुलेशन और आपको लग रहा है कि आप कोई साइंटिफिक काम कर रहे हैं या कोई स्टडी के बेसिस पे या कोई रिसर्च के बेसिस पे आप कोई अध्ययन के आधार पे कुछ कर रहे हैं। तो ये जो लेजिटिमेसी मिल जाता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे जो डेंजरस और बड़े अनयूजुअल जो डेरिवेटिव्स क्रिएट होते हैं जिसका कि कोई आधार नहीं है। अगर कोई अपने पोजीशन को हेज करने के लिए कोई डेरिवेटिव अगर क्रिएट करता है कोई स्टॉक एक्सचेंज, तो वो 1 दिन का और 5 दिन का और वीकली सेटलमेंट वाले डेरिवेटिव्स कैसे हो सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस तरह की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसे देश में जहाँ हर तरह का स्पेकुलेशन बंद हो, ये अकेला ज़रिया रह गया है जहाँ पे हर तरह की छूट है और इसको स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से इसको लेजिटिमेसी मिल जाता है। इंद्र सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और इतने सारे मामलों पर दर्शकों को समझाइश दी, मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ हम रुकते हैं अब छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपके स्क्रीन पर छोड़ जा रही हूं हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, जहां पर आपके सवाल हम तक पहुंचाने चाहिए अगर आप पूछना चाहें तो। मिलते हैं ब्रेक के बाद।